जयंत बेटा, गद्य का आज आपका अंतिम अध्याय है। इसके बाद में सैयद हैदर रजा का जो अध्याय है वो आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं। जन्म हुआ था इनका 1889 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेरी कहानी, ये इनकी आत्मकथा है। विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद जो इंदिरा गांधी को उन्होंने लिखे थे। हिंदी की समस्याएं, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि हैं। और 1964 में इनका निधन हो गया। ये स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री भी थे। चाचा नेहरू के नाम से भी इनको जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हेरो तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर 1929 ईस्वी में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग थी वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुई। नेहरू का सुझाव समाजवाद की ओर रहा। सन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में भी जाने जाते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया था। पंचशील के सिद्धांत थे वो नेहरू ने दिए थे। यहाँ पर उनका एक अध्याय है हिंदुस्तान। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, भारत माता के नाम से है। अंग्रेजी से रूपांतरण हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। ये अंग्रेजी में था। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है, विविधता में भी एकता है। जब नेहरू जी देश के विभिन्न हिस्सों में जाते थे, अनेक उत्सवों के अंदर जाते थे, सभा सोसाइटियों में जाते थे, तो बताते थे कि भारत में विविधता होने के बाद भी एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और इसका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। यहाँ के इस देश के अंदर रहने वाले करोड़ लोगों का कल्याण ही भारत माता की जय है। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। अध्याय है भारत माता। नेहरू जी कह रहे हैं, अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता था और इस तरह चक्कर काटता रहता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान पर या भारत की मैं चर्चा करता था, हिंदुस्तान के बारे में बातें करता था। भारत एक संस्कृत शब्द है, एक पवित्र शब्द है, एक सुंदर शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसे बहुत कम करता
क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे, समझदार थे, क्योंकि शहरों के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार अधिक था, इसलिए मैं वहाँ पर इस शब्द की ज़्यादा चर्चा नहीं करता था। और उन्हें दूसरे ही किस्म की गीजा की ज़रूरत थी, बातों की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से, जिनका नज़रिया महदूद था, बिल्कुल साफ था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता, किसानों के पास जाकर के इस देश के बारे में बातें करता, चर्चाएं करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। प्रत्येक हिस्से देश के अलग अलग हैं, भाषा के आधार पर उनमें अनेकता है, बोली के आधार पर अनेकता है, रहन सहन के आधार पर अनेकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी पूरा हिंदुस्तान एक है। मैं उन मामलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक के और पूर्व से लेकर पश्चिम तक के किसानों के लिए यकसा थे, यानी एक समान थे। और स्वराज्य का भी मैं जिक्र करता कि स्वराज्य किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, स्वराज्य के लिए क्या क्या करना है, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और ये कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक ही सवाल करते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक जैसी हैं। जहाँ भी जाता किसानों की एक सी समस्याएं हुआ करती थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस डड्डे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और उनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं, हम सब एक हैं, उसकी संतान हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कसमकसों का मैं जिक्र भी कर लेता था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है, किस प्रकार से उन्नति की है। ये काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी नहीं था। इसकी वजह ये थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा भी कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर हैं। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और दावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां भी की हैं। सन 1930 के बाद जो आर्थिक मंदी हुई थी, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे, उनकी बातें मेरी समझ में आ जाया करती थी। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता, किसी समारोह में जाता, तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से ज़ोर के साथ किया जाता था। भारत माता की जय बोल करके मेरा स्वागत सम्मान किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे का क्या मतलब है, भारत माता की जय बोलने का क्या मतलब है। ये भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताज्जुब होता, इन जानने की भी इच्छा होती और आश्चर्य भी होता। और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उसके गांव की धरती, या ज़िले की, सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका मतलब है? धरती कौन सी? आप जिस धरती को बोल रहे हैं वो धरती, आपके प्रांत की धरती या आपके देश की धरती? इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊँ, कि आप ही बताओ फिर क्या मतलब है। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है
जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, प्रिय हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जैसे मतलब हुआ इन लोगों की जैसे कि उन लोगों का कल्याण हो। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी चीज़ की खोज कर ली हो। इस प्रकार उनकी समस्या का समाधान हो जाता था। ये अभ्यास प्रश्न है। भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे किया करते थे? जलसों के अंदर जाते थे तो भारत के लोगों से वो भारत के बारे में चर्चा किया करते थे। ये प्रश्न आपको 6 प्रश्न हैं, ये करने हैं। आसपास वाले आप छोड़ सकते हैं। ये शब्दों के अर्थ लिखने हैं। दक्षिण का मतलब दक्षिण, पश्चिम, एक सा, एक समान, ये इनके शब्दार्थ हैं। ये करने बेटा। ये आपका गद्य खंड है वो पूरा हो चुका है। आरोह है जो आपकी पुस्तक है उसका पाठ्यक्रम आपका पूरा हो चुका है। धन्यवाद।